Bismillahirrahmanirrahim. So today we'll be continuing with where we left off. हम लोगों ने कल ये EMF किया था. We did all of this energy differentiator, electromotive force and all of that stuff. ठीक है. अब continuing with that guys हम लोग करेंगे resistance आज. ठीक है. What is resistance guys? Resistance is ratio of voltage to current. ठीक है. This is what basically रेजिस्टेंसेस जो आप एग्जाम में लिखेंगे, बट इस तरीके से आपको कभी समझ नहीं आएगी रेजिस्टेंस होती क्या है. ठीक है. व्हाट इज एक्चुअली रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस आपके पास बेसिकली करंट का जो पाथ होता है ना, उसको मुश्किल कर देता है. ठीक है. नाउ दिस टू वेज यू कैन इमेजिन रेजिस्टेंस. एक थिंक ऑफ अ वेरी लॉन्ग कॉरिडोर. ओके, दिस इज अ वेरी लॉन्ग कॉरिडोर. बीच में एक मैं रेजिस्टर लगा देता हूँ, तो दिस पाथ विल बी कॉल्ड रेजिस्टेंस पाथ, जिसमें से आपके पास करंट बड़े मुश्किल से गुजरती है. अब आप लोग मुझे बताएं, अगर मैं रेजिस्टेंस इधर एक रेजिस्टर ऐड करूं, ये रेजिस्टेंस पाथ ऐड करूं एंड गो बैक टू द रनर वाला एग्जांपल, तो क्या होगा गाइस? अगर इधर मेरे पास 20 लेट सपोज रनर थे, 20 रनर्स थे, तो कैन दोस 20 रनर्स गो थ्रू दिस टुगेदर? जी, नहीं जा सकते, राइट? तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ रनर्स हमारे पास लेट सपोज 5 हो जाएंगे, एंड देन 5 रनर्स हो गए हमारे पास रनर. ओके, दिस इज नॉट रेजिस्टेंस. एंड तो होता क्या है, रेजिस्टेंस जो है बेसिकली आपके पास, इट रिड्यूसेस योर करंट, रिड्यूसेस योर करंट. इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द चार्जेस टू पास थ्रू, makes it difficult, makes it difficult for the charges to pass through. सही हो गया. मुश्किल हो जाता है उन चार्जेस के लिए ना गुजरना. तो दैट इज वाई इस तरीके से हमारे पास रेजिस्टेंस जो होती है ऐड करती है. तो इज रेजिस्टेंस क्लियर व्हाट एक्चुअली रेजिस्टेंस इज? This is like the best way you can, imagine that. अब resistance is the ratio of voltage to current, मतलब resistance is equal to voltage over current. R is your resistance. resistance का यूनिट होता है ohms, OHMS, ohms. ठीक है. उसके ऑपोजिट फिर हमारे पास उसके अलावा भी है V, which is your voltage. Voltage is volts. And then we also have your current, I, which is ampere. इधर तक क्लियर हो गया? नाउ हम लोग इसको एक और तरीके से भी डिस्क्राइब करते हैं, तो ये मैंने आपको एक बताया ना. लेट्स सपोज गाइज मेरे पास एक आता है 5 ओम्स. 5 ओम्स बेसिकली मीन्स, इसको लिख लें आप लोग एक एग्जांपल को. यू नीड 5 वोल्ट्स ऑफ एनर्जी, 5 वोल्ट्स एनर्जी, 5 वोल्ट्स फॉर एवरी 1 एम्पेयर. इसका ये मतलब होता है कि एक हमारे पास एम्पेयर को गुजारने के लिए हमें 5 वोल्ट्स चाहिए होगा. वोल्ट हम लोगों ने पहले पढ़ा था, वो एनर्जी के उसमें एस्पेक्ट में ही आता है. सही है. तो आई एम गोना नीड 5 वोल्ट्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरी 1 एम्पेयर टू पास थ्रू. 5 का अगर 5 के अलावा लेट्स सपोज 3 हो, तो 3 हो जाएगा. पर रेशो यही होते हैं, जब भी आपके पास कोई भी रेशो आता है, तो आप यही कहते हैं कि जो नीचे वाला है दिस इज ऑलवेज 1. ठीक है. एंड ऊपर जो भी हो, तो वोल्टेज लेट्स सपोज ये हो गया हमारे पास 5 वोल्ट्स ओवर 5. तो भी एक एग्जांपल कर लिया ना, चेंज कर लेते एग्जांपल. 2 वोल्ट्स ओवर 1. तो क्या, आई नीड 2 वोल्ट्स फॉर एवरी 1 एम्पेयर. अब याद रखें, नीचे हमेशा 1 ही रहता है. ओके, नीचे हम लोग चेंज नहीं करते होते. इज दिस क्लियर? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. क्लियर हो? चलें, परफेक्ट. नाउ लेट्स डू अ वेरी इजी क्वेश्चन. लेट्स सपोज गाइस मेरे पास 8 वोल्ट्स है. आई हैव एन आर्म मीटर हेयर.
आई हैव अ रेजिस्टर, ठीक है, 8 वोल्ट्स है, एंड करंट मेरे पास लेट्स सपोज 2 एम्पेयर है, ठीक है, इन दिस सर्किट। तो मैं क्या करूंगा, V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा, इस फॉर्मूला को एक्चुअली V इज इक्वल टू आई आर में लिखा जाता है यूजली। आई एम गोना मेक R the subject, R is equal to V over I. Now what's the voltage, what's my EMF in this case? It is 8. What is my current? It is 2. So my answer is going to be 4 ohms. सही है? Is this clear? Easy peasy lemon squeezy. Again एक और कर लेते हैं। 15 3। मुझे बताएं इसका क्या आंसर होगा। करेक्ट। करेक्ट। सो 15/3 विच इज 5 ohms। अच्छा, अब ये तो आपके पास आ गया, दिस इज वेरी बेसिक स्टफ, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक लेवल पे हमने आपके समझाया। अब यूजली गाइज आपको याद पता होना चाहिए कि वी डू नॉट ओनली हैव वन रजिस्टर, ओके। नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हाउ? अब वो जरा हम पढ़ते हैं। देयर टू वेज आपके कोर्स में रजिस्टर्स जो होते हैं ऐड होते हैं। वन इज आइदर सीरीज एंड द अदर इज पैरेलल, ओके। एक सर्किट है, ये मेरे पास एक सर्किट है। If both of the resistors are in line, अब what do I mean by in line? You can draw one line and आप उसी एक लाइन में विदाउट गोइंग बैक आप दोनों को कवर कर सकते हैं। जैसे देखें, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड सीरीज। अब एक और एग्जांपल ये भी याद रखें, सीरीज है। लेट्स सपोज ऐसे कोई सर्किट बना हुआ है, इसको आप लोग ये देख के नहीं कहेंगे कि ओए ये तो अब एक दूसरे के सामने है, तो ये सीरीज नहीं है। नो, आप देखें एक ही लाइन में ये दोनों के दोनों आ रहे हैं, तो दिस इज स्टिल सीरीज। ऑन द अदर हैंड वी हैव पैरेलल। व्हाट इज पैरेलल? जब ये दोनों एक लाइन में नहीं आते। दिस केस, इस केस में हमारे पास क्या है, ये देखें। नाउ आई विल आइदर गो अप और आई विल आइदर कम डाउन। इफ आई गो अप, और ये मुझे आगे जाना पड़ेगा, तो देखिए दूसरा वाला मेरे पास लाइन में नहीं आया ना। एंड अगर मैं नीचे आता हूं तो ऊपर वाला मेरे पास नहीं आता। सो इन दिस केस ऑलवेज रिमेंबर, आपके पास हमेशा, एंड अगेन आई रिपीट, हमेशा पैरेलल और सीरीज को अलग करने का ये तरीका होता है। यूजली तो ऐसे देख के समझ आ जाता है, बट कभी कभार आपको अगर किसी एमसीक्यूज या किसी चीज़ में वो हो, तो फिर आप लोग इसको ज़रूर देखिए। अच्छा, कभी कभार एमसीक्यूज में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर ये सीरीज है या नहीं है, तो दिस इज द बेस्ट वे दैट यू कैन यूज। नाउ लेट्स सपोज गाइस ये रेजिस्टेंस 1 है और ये रेजिस्टेंस 2 है। नाउ हाउ डू वी ऐड द रेजिस्टेंस? याद रखें, एक चीज होती है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको हमारे कोर्स में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहा जाता है। एक जो हमारे पास पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस होती है उसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं। तो व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस सीरीज सर्किट? सो आर इफेक्टिव, ई डबल एफ, विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। मतलब अगर मेरे पास यहाँ 2 ohms है और यहाँ मेरे पास 3 ohm है, तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितनी होगी? आर इफेक्टिव विल बी 2 + 3, 5 ohm। इज दिस क्लियर एवरीवन?
सही है। अच्छा, एक और एग्जांपल। लेट्स सपोज गाइस इसकी हमारे पास 8 ओम्स है and इधर ये हमारे पास 12 ओम्स है। इसकी आर इफेक्टिव कितनी होगी? इस एग्जांपल की, एग्जांपल नंबर 2 की। बताएं। 20, करेक्ट। वाई? क्योंकि हमारे पास देखें हो क्या रहा है। इट इज 8 प्लस 12 विच इज 20 ओम्स। सिंपल डिम्पल, easy peasy lemon squeezy. Now on the other hand we have parallel, okay? Parallel जो हमारे पास है, parallel is also pretty simple. R1 and R2. I want to find R effective. So this is the formula. 1 over R effective is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. Now how do I solve this? Let's suppose again guys I have 5 and I have 10 over here. So 1 over R effective is equal to 1 over 5 plus 1 over 10. समझ आ गई? अब जब 1/5 और 1/10 है तो मेरे पास एलसीएम कितना आएगा? 10। तो ऊपर गाइस इट्स गोना बी 2 प्लस 1। तो 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/10। अच्छा, अब इधर आप लोग क्या करते हैं, यू टेक अ रेसिप्रोकल, इसको हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं। क्योंकि देखिए आपने 1/R इफेक्टिव तो नहीं फाइंड करना ना, आपको तो आर इफेक्टिव की वैल्यू चाहिए होती है। यू आर इंटरेस्टेड इन आर इफेक्टिव, तो आप क्या करते हैं, आप इन दोनों को उल्टा कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल, ठीक है। सो आर इफेक्टिव इज इक्वल टू 10/3 विच इज अप्रोक्सीमेटली 3.3 ओम। सही है। सही है किडोस। एक कल भी नहीं एग्जाम्पल खुद भी सॉल्व कर ले। If I say कि R1 is equal to 8 and R2 is equal to 2, what is the answer? No, do not calculate in your mind. Yeah, 1.6 is the correct answer. किस तरीके से? Again, 1 over R effective is equal to 1 over 8 plus 1 over 2, 8, 1 plus 4, R effective, ठीक है। R effective is equal to 8/5 which is 1.6
ओम्स। सही है। सही है जी। परफेक्ट, 8/5। तो ये तो आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई ना, दिस इज इम्पोर्टेंट कि ये किस तरीके से करते हैं। नाउ गाइस, इसमें हमारे पास ये तीन भी हो सकते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज इन केस वेयर वी हैव थ्री रेजिस्टर्स, वी जस्ट ऐड R3, or when there are three resistors in parallel we add an R3 and so on। फोर भी होता है मैक्सिमम। आपके पास ओ लेवल में एक बार क्वेश्चन मैंने देखा हुआ, वो एमसीक्यू सा था, बट वाज वेरी इजी एमसीक्यू, जिसमें चार रेजिस्टर थे, ठीक है। वरना हर चीज़ में आपके पास, याद रखें, तीन होते हैं। तीन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं करते होते वो लोग। ओके, इधर तक क्लियर हो गया सबको? इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव आर फैक्टर्स affecting resistance। जो हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस होता है गाइस, उसके लिए एक फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, where R is your resistance, rho is your resistivity, L is your length, and A is your cross sectional area। Cross sectional area, ये लिख लें जरा पहले। अच्छा, पहला, R is directly proportional to L। ओहो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि लॉन्गर वायर हैज अ larger resistance to the flow of current, ठीक है। जितना हमारे पास लंबा रेजिस्टर होगा, उतनी हमारे पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। सेकेंड, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब थिनर वायर्स हैव लेस रेजिस्टेंस than thicker वायर्स, ठीक है। सो जितनी आपके पास वायर थिन होगी, उतनी उसमें, ओ सॉरी, थिनर वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस, माय बैड, मोर रेजिस्टेंस गाइस। थिनर वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस देन थिकर वायर्स। लास्ट हमारे पास है टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर नहीं, पहले रेजिस्टिविटी कर लेते हैं। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। नाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी? अच्छा, ये रेजिस्टिविटी होती क्या है? याद देखिए, दिस इज द नेचुरल resistance offered by a material। कोई चीज़ें ना गैस, दे आर वेरी रेजिस्टिव, मतलब जिसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, ठीक है, कंडक्ट, वो कंडक्ट ही नहीं करते, ठीक है। कुछ चीज़ें जैसे आपके पास कॉपर हो गया, उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, बिकॉज उनका नेचर ऐसा है। दैट इज व्हाट रेजिस्टिविटी इज, ओके। रेजिस्टिविटी इज बेसिकली, दिस इज द नेचुरल रेजिस्टेंस affected by, offered, not effective, offered by a material। सही हो गया।
एंड लास्ट एक टेम्परेचर का भी लिख लें गाइस। टेम्परेचर भी आपके पास क्वेश्चंस में आ जाता होता है। वैसे तो मैंने आगे आपको अलग से पढ़ाना है, बट एक बार पहले इधर भी लिखते हैं, खैर। खैर लास्ट हमारे पास गैस टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या करता है गैस, कि व्हेन योर टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, व्हेन योर टेम्परेचर इंक्रीजेस व्हाट हैपन्स, आपकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है। मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। टेम्परेचर कैपिटल टी से लिख रहा हूँ, स्मॉल टी भी ना को टाइम पे समझ लिया, ओके। दिस इज टेम्परेचर। नाउ व्हाई डज दिस हैपन, जब आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हमारा जो लाटिस होता है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, जो रेजिस्टर होता है, उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। व्हेन द वाइब्रेशन स्टार्ट टू इंक्रीज, व्हाट हैपेंस, इट क्रिएट्स मोर हिंड्रेंस, इट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम फॉर द रनर्स टू रन थ्रू। ठीक है, सोचिए अब एक रेजिस्टर है, वो हिल भी रहा है अंदर से। रेजिस्टर एक रनर है, रनर एक जमीन पे भाग रहा है, एक पहले नॉर्मल सा रेजिस्टेंस पाथ था, अब वो रेजिस्टेंस पाथ झूल भी रहा है, इट इज मूविंग, इट इज मूविंग मोर एक्चुअली, ओके। तो क्या होगा, इट क्रिएट्स मोर हिंड्रेंस, इट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर द रनर टू पास थ्रू। तो क्या होता है, जिससे हमारे पास बेसिकली रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, ठीक है। क्लियर हो, समझ आ गई। एंड ये याद रखें आप लोग कि जो आपके पास टेम्परेचर होता है, ये बेसिकली इंक्रीजेज योर रेजिस्टिविटी। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उससे आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। एंड फिर हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि रेजिस्टिविटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो डायरेक्ट वो नहीं करता टेम्परेचर, डायरेक्ट आपको चेंज नहीं करता रेजिस्टेंस, वो आपकी रेजिस्टिविटी चेंज कर देता है। ये चीज़ याद रखना, इजी स्टफ है, मुश्किल नहीं होना चाहिए, ओके। दर्जी पलस्त, एक बार लिख लें, नोट कर लें, समझ लें। ओम्स लॉ, नेक्स्ट, ठीक है। ओम्स लॉ, ओम शांति ओम, गैस देखी भी आप लोगों ने मूवी, गाना सुना हुआ है? ओम शांति ओम, ऑल माय, पता नहीं क्या, बड़े मजे के गैस, शाहरुख खान की मूवी है, देखिएगा। बहुत फेमस थे हमारे टाइम में, तो बहुत फेमस थी, वाह हमारे टाइम में गैस, साउंड सो ओल्ड। ओम्स लॉ, ठीक है। क्या होता है कि इट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across it. Now, what is this saying? कि जो करंट होती है दैट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो जिसको हम अगर ख़त्म करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है, ओके। वही ऊपर वाला फॉर्मूला है, ऊपर रेशो मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला वही है, बट ये उसकी अब डिस्क्रिप्शन है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ऊपर तो मैंने आपको सिर्फ रेजिस्टेंस देखिए, अगेन वही वाली बात होती है कि रेजिस्टेंस इज अ रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। समझ आ गई। नेक्स्ट,
हमारे पास V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये हमारे पास हमारा ओम्स लॉ है। मैं इधर फिर से लिख देता हूँ, याद रखिए अगर कोई कभी भी आपसे ओम्स लॉ का पूछा जाएगा तो आपने सिंपली ये कहानी डालनी है। ठीक है। नाउ देयर फ्यू कंडक्टर्स इन योर कोर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो कंडक्टर्स विच फॉलो, फॉलो तो नहीं, ओबे प्रॉपर वर्ड है, ओबे ओम्स लॉ और ओहमिक कंडक्टर्स, ठीक है। बेसिकली हमारे पास फिक्स रेजिस्टर्स जो हम लोग थ्रू आउट द कोर्स अभी यूज़ करेंगे आगे भी, चूंकि हम लोगों ने अभी बड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ने हैं। तो जो फिक्स रेजिस्टर्स होते हैं गाइस, वो हमारे पास ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अच्छा, अब इसका ग्राफ है, ग्राफ भी बना लें, ठीक है। ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब हमारे पास दो ग्राफ्स होते हैं, एक हमारे पास वी आई ग्राफ होता है, एक आई वी ग्राफ होता है, ठीक है। नाउ लेट्स मेक अ वी आई ग्राफ फर्स्ट। दिस इज अ वी आई ग्राफ। सपोज this is for conductor 1 and this is for conductor 2। अच्छा, नाउ रिमेंबर हमारे पास v ओवर i, इसका ग्रेडियंट किडोस क्या होगा? द ग्रेडियंट इज गोना बी इक्वल टू v ओवर i। ऐसा ही है। एंड v ओवर i किस चीज की इक्वल है? रेजिस्टेंस की इक्वल। तो अगर मैं लिखूं कि जो इसका ग्रेडियंट है वो रेजिस्टेंस की इक्वल है, विल दिस बी करेक्ट? विल दिस बी मैथमेटिकली करेक्ट? m स्टैंड्स फॉर ग्रेडियंट, अच्छा अगर किसी को नहीं पता। I am saying that my gradient is equal to the resistance और वाइस वर्सा। तो क्या होगा मुझे ज़रा बताएं, आर सी वन का रेजिस्टेंस ज़्यादा है या सी टू की रेजिस्टेंस ज़्यादा है? जी, आर वन ज़्यादा है या आर टू ज़्यादा है? करेक्ट। आर वन इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन आर टू। वाई? क्योंकि इसका हमारे पास ग्रेडियंट ज़्यादा है। द ग्रेडियंट इज मोर। तो जिस चीज़ का ग्रेडियंट ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा उसी की रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। नाउ वन थिंग दैट यू ऑल हैव टू नोट, जो बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, कि दिस इज स्पेसिफिकली फॉर अ वोल्टेज करंट ग्राफ। अब हमारे कोर्स में एक और ग्राफ भी है, वो हमारे पास होता है आई वी ग्राफ, विच इज अ करंट वोल्टेज ग्राफ। ठीक है। जब आप लोगों ने याद रखते हैं व्हेन यू हैव एन आई वी ग्राफ, तो फिर ये उल्टा हो जाता है। सही है। कैसे उल्टा होता है देखिए, अब मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करता हूँ, अगर आपको ये प्रॉपरली समझ ना भी आए तो इतना इशू नहीं है। देखिए, m इज इक्वल टू आई ओवर वी इन दिस केस, ठीक है। आई टेक इट्स रेसिप्रोकल, मैं उसको उल्टा करता हूं तो 1/m इज इक्वल टू वी ओवर आई। एंड नाउ v ओवर आई इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। सो r इज इक्वल टू 1/m। अब इसका क्या मतलब है कि अब फॉर एन आई वी ग्राफ जिसमें हमारे पास करंट वोल्टेज ग्राफ है, उसमें जिसका ग्रेडियंट ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। इधर इट्स इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई होती है। द हायर द ग्रेडियंट द लोअर द रेजिस्टेंस। तो अब मुझे बताएं इसमें आर वन और आर टू में कौन सा ज्यादा है, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका ग्रेडियंट कम होगा, जिसका ग्रेडियंट ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। नहीं अब्दुल्ला, उल्टा ही बोला आपने। मैंने क्या कहा है कि जिसका ग्रेडियंट ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी फॉर एन आई वी ग्राफ, फॉर एन करंट वोल्टेज ग्राफ। तो इधर गाइस याद रखें, आर वन इज अगेन ग्रेटर देन आर टू। इसमें याद रखें आईवी ग्राफ में उल्टा होता है, वी आई ग्राफ में आप ग्रेडियंट देखते हैं और आईवी ग्राफ में आप उल्टा देखते हैं। मैं एक और एग्जांपल करवा देता हूँ।
मुझे बताएं, R1 R2 R3 सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसकी है, सो ऑन। मुझे पूरा बताएं, सबसे ज़्यादा किसकी है, फिर किसकी आती है, फिर किसकी आती है। R2 R1 करेक्ट। R2 is greater than R1 which is greater than R3। एक मेरे पास IV ग्राफ है, R1 R3 R2, इसका बताएं। R2 R3 R1, गुड जॉब किडोस। तो यहाँ हमारे पास होगा R2 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R1 वाई, क्योंकि दिस इज एन IV ग्राफ, या उल्टा हम लोग यूज करते होते हैं। मैंने आपको मैथमेटिकली समझाया, अगर आपको मैथमेटिकली समझ नहीं आता यू कैन आस्क, बट दैट इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड, ठीक है। तो उसकी इतनी आपको टेंशन नहीं है, वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि प्रूफ करे उसको। इधर तक क्लियर हो गया मेरे शायद, दो बच्चों बन के सच्चो दिल की अच्छो। एवरीवन 100% क्लियर। शिरीन, आप चुप करके क्यों बैठी हुई हैं। अब्दुल्ला सवाल पूछे, क्या नहीं समझ आया ग्राफ में। ग्राफ में तो मैंने आपको बड़ी चीज़ें बताई हैं। नारो डाउन यू क्वेश्चन, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्स्ट के सिनेरियो, अगर आपको ये पूरा नहीं समझ आया तो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग। अगर ऊपर ऊपर से मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके पास वोल्टेज करंट ग्राफ होगा, तो जिसकी जितनी जिसका ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर आपको ग्रेडियंट का नहीं पता तो वो फिर मैं बता देता हूँ कि गाइस, ग्रेडियंट इज राइज ओवर रन। तो इसकी जिसकी जितनी ज़्यादा राइज होगी उसका ग्रेडियंट उतना ज़्यादा, इसका ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा। फिर मेरे पास अगर ये है तो इसका ग्रेडियंट ज़्यादा है, इसका सबसे कम होगा, ठीक है। वाई सो, इसका कम सबसे ज़्यादा क्यों, कब से सबसे कम हाँ सबसे कम क्यों है, सबसे कम क्यों है, क्योंकि देखें इसका राइज सबसे कम है, इसका राइज, बाकियों का राइज बहुत ज़्यादा है। राइज मतलब वाई एक्सिस में कितना डिफरेंस आ रहा है। ये R2 कौन सा वाला पूछें, क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 पूछें। ये R2 R1 एंड R3, वाई वुड इट बी R1 R2 R3। R1 R2 R3 तो कहीं आंसर नहीं आ रहा, R2 R1 R3 ही आ रहा है। और इस वाले में टू में आपके पास R2 R3 R1 वाई। देखें ये VI ग्राफ है, तो VI में हमने क्या कहा है, ग्रेडियंट और रेजिस्टेंस हम लोग करते हैं, ठीक है। जिसकी जितनी ज़्यादा ग्रेडियंट होगा उसकी इतनी रेजिस्टेंस होगी, तो सबसे ज़्यादा ग्रेडियंट इसका है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसकी है। फिर उसके बाद ये आता है, और उसके बाद ये आता है। अंडरस्टूड। जी, दिस इज अ VI एंड द अदर इज IV, बस ये फ़र्क है इन दोनों में। ये आप लोगों ने गैस हमेशा 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 ये देखना होता है कि आपके पास एक्सेस पे क्या है, ओके। एक्सेस देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेस देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके। अंडरस्टूड। अभी गैस जल्दी से आज का हमने जितना किया है इसको रिवाइज करें, 5 मिनट्स। सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस।
यप शजैन। जितनी वायर पतली होगी उतना, देखें सोचें, रनर्स वाला एग्जांपल सोचें ना, कि पतली सी जगह है, तो रनर्स नहीं गुजर सकते, ज्यादा एक दूसरे को धक्के मारेंगे तो क्या होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। हर चीज को ना रनर से कनेक्ट किया करें, तो जब आप रनर से कनेक्ट करते हैं ना, तो इट गेट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। मेरे ख्याल से आप लोगों के टीचर्स ने आप लोगों को ये वाली कभी एग्जांपल नहीं दिया होगा, उन्होंने आपको बस प्रॉपर वही पढ़ा देते होते हैं, हमें भी पढ़ाया था, मुझे पता है ना। एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे कभी समझ ही नहीं आई ये चीज़ें होती क्या हैं एक्चुअली, हाउ डज दिस एक्चुअली वर्क, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। किडो ओम्स लॉ बेसिकली हमारे पास कहता है कि द करंट दैट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, गोइंग बैक टू द एग्जाम्पल, अगर रनर्स वाले एग्जाम्पल पे सोचें, ठीक है, तो आपके पास जितने ज्यादा रनर्स के पास, मतलब जितने रनर्स होंगे ना, रनर्स नहीं, इससे बेहतर एग्जांपल जस्ट टू, बेसिकली तो अगर हम फिजिक्स के टर्म्स में बात करें तो गाइस इट्स सेइंग कि जितनी हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा होगी ना, उतने हमारे पास करंट भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, दिस इज व्हाट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, लेट मी, अगर मैं आपको रनर्स वाले एग्जांपल में बताऊं, किस तरीके से होगा ये। ये रनर्स वाले एग्जांपल में इतना नहीं बैठ रहा, अच्छा। दिस बेसिकली सेज कि जितने दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज ज़्यादा होगी, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी, उतना ज़्यादा वहाँ करंट फ्लो करेगी। एंड देन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड देन जब प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करते हैं, कांस्टेंट आ जाता है, इन दिस केस द कांस्टेंट इज करंट, रेजिस्टेंस सॉरी। सही हो गया जी, चलो, दैट विल बी इट फॉर टुडे।